चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में दिल्ली से दक्षिण भारत के लिए रवाना हुए थे राजीव गांधी। वो तारीख थी 20 मई 1991। 20 मई को दोपहर के वक्त दिल्ली फ्लाइंग क्लब के चार्टर्ड प्लेन किंग एयरक्राफ्ट ने दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरी। उस प्लेन में राजीव गांधी के साथ उनके निजी सिक्योरिटी गार्ड, प्रेस सलाहकार और कुछ विदेशी पत्रकार भी सवार थे। राजीव गांधी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर निकले थे। उत्तर भारत में तो कांग्रेस पार्टी नई मजबूती के साथ उभर रही थी, लेकिन दक्षिण भारत को फतह किए बगैर दिल्ली की गद्दी हासिल करना आसान न था। इसलिए चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में राजीव गांधी ने दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए पूरे 2 दिन का दौरा रखा था। उन्हें 22 मई को वापस दिल्ली लौटना था, लेकिन तब किसी ने सोचा नहीं था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जीते जी कभी दिल्ली नहीं लौट पाएंगे राजीव गांधी। किसी को भी ये इल्म नहीं था कि उनके खिलाफ रची जा चुकी है एक बेहद खतरनाक साजिश। साजिश से बेखबर राजीव गांधी ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। आंध्र प्रदेश में राजीव का आखिरी पड़ाव था विशाखापट्टनम में। इक्कीस मई 1991 वक्त शाम करीब 6 बजे, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। 21 मई 1991 की शाम उन्हें विशाखापट्टनम में चेन्नई के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर उनके चार्टर्ड प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। खुद पायलट रह चुके राजीव गांधी ने भी प्लेन ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थक-हार राजीव गांधी को 21 मई 1991 की रात विशाखापट्टनम में ही रुकने का फैसला करना पड़ा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। करीब आधे घंटे बाद पायलट ने प्लेन की खराब मशीन को ठीक कर दिया। 21 मई 1991 वक्त शाम करीब 6:30 बजे, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। शाम करीब 6:30 बजे चार्टर्ड प्लेन राजीव गांधी को लेकर चेन्नई के लिए उड़ गया। तब भला किसने सोचा था कि वो उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान साबित होगी। काश वो 21 मई 1991 की शाम विशाखापट्टनम से चेन्नई के लिए उड़ान न भरते, तो 21वीं सदी के सुनहरे भारत का सपना चूर चूर न होता। लेकिन होनी को भला कौन टाल सकता था। 21 मई 1991 वक्त रात 8:20, चेन्नई, तमिलनाडु। विशाखापट्टनम से राजीव गांधी को लेकर उड़ा चार्टर्ड प्लेन 21 मई को रात करीब 8:20 पर चेन्नई में उतरा। वहां एक बुलेट प्रूफ कार पहले से उनका इंतजार कर रही थी। वहां मौजूद थे तमिलनाडु कांग्रेस के कई नेता। हालांकि खुफिया एजेंसियां राजीव गांधी को दक्षिण भारत की चुनावी रैलियों के लिए पहले ही सावधान कर चुकी थी। उन्हें आगाह किया गया था कि वो सीधे लोगों के बीच पहुंचने से बचें, उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन राजीव गांधी ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। राजीव गांधी ने तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं के साथ 2 मीटिंग की, चुनावी रैलियों का जायजा लिया और फिर उस दिन की आखिरी चुनावी सभा की तरफ बढ़ चुकी राजीव गांधी की बुलेट प्रूफ कार। मंजिल थी चेन्नई से करीब 55 किलोमीटर दूर श्री पेरम्बदूर। श्री पेरम्बदूर सीट कांग्रेस के लिए एक बेहद अहम थी, क्योंकि वहां से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की करीबी सहयोगी मारगत चुनाव मैदान में थी। राजीव खास तौर पर उनके लिए वोट मांगने पहुंचे थे। राजीव गांधी बेहद थके हुए थे। कुछ लोगों ने उन्हें चेन्नई में ही रुक जाने की सलाह दी थी, लेकिन वो जानते थे कि श्री पेरम्बदूर में कांग्रेस समर्थकों की भीड़ शाम से ही उनका इंतजार कर रही थी। राजीव की उस आखिरी चुनावी सभा का वक्त 6 से 7 बजे तय हुआ, लेकिन रास्ते में ही 9:30 बज चुके थे। अपनी पार्टी के वर्करों को मायूस नहीं करना चाहते थे राजीव गांधी, इसलिए फैसला किया कि वो हर हाल में श्री पेरम्बदूर पहुंचेंगे। 21 मई 1991 रात करीब 10 बजे, श्री पेरम्बदूर, तमिलनाडु। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्री पेरम्बदूर में चुनावी सभा स्थल तक पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज गए। वहां मौजूद कांग्रेस वर्करों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। 21 मई 1991 रात करीब 10:05, जिस मैदान में राजीव गांधी की चुनावी सभा थी, वहां इंदिरा गांधी की शहादत को सलाम करते हुए बड़ी सी मूर्ति बनवाई गई थी। राजीव गांधी ने मंच पर पहुंचने से पहले अपनी मां की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। 21 मई 1991 रात करीब 10:10
इंदिरा की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर राजीव गांधी जैसे ही मंच की तरफ बढ़े, एक बच्ची उनके सामने आ गई। वो उन्हें कविता सुनाना चाहती थी। राजीव को कविता सुनाने वाली वो लड़की थी कांग्रेस की लोकल वर्कर लता रमन की बेटी कोकिला। तमिल भाषी कोकिला राजीव गांधी को सुनाने के लिए हिंदी में देशभक्ति की कविता लिख लाई थी। सभा में पहले ही काफी देर हो चुकी थी। इसके बावजूद मासूम कोकिला का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे राजीव। बच्ची के हाथों से गुलदस्ता लिया और उसकी पूरी कविता सुनी। ठीक उसी वक्त राजीव गांधी ने देखा कि हाथों में चंदन की माला थामे एक महिला उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वहां तैनात एक लेडी सिक्योरिटी गार्ड रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। राजीव गांधी ने इशारे से उस महिला को अपने पास बुला लिया। 21 मई 1991 रात करीब 10:20 राजीव गांधी बेखबर थे कि वो अपनी मौत को अपने पास बुला रहे थे। मौत जो उस औरत की शक्ल में आई थी, आंखों पर चश्मा, हाथों में चंदन की माला, बदन पर सलवार कमीज और सलवार कमीज के नीचे छुपा था भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत का सामान। शक्ल सूरत से सीधी सादी दिखने वाली वो औरत असल में एक मानव बम थी। दुनिया की पहली मानव बम धनु, जिसे एलटीटी चीफ प्रभाकरण ने राजीव गांधी की हत्या के लिए श्रीलंका से भारत भेजा था। 21 मई 1991 रात करीब 10:22 एलटीटी की मानव बम धनु ने राजीव गांधी को माला पहनाई और उनके पैरों की तरफ झुक गई। सबने समझा कि वो राजीव के चरण छूना चाहती है, लेकिन असल में नीचे झुकी थी अपनी पीठ पर बंधे बम का बटन दबाने के लिए। उसके साथ ही हुआ एक जोरदार धमाका। One lady sub-inspector Anusuya was the person who was trying to stop this suicide killer reaching Rajiv Gandhi. They were all close by. They relaxed, and then the person offered the garland, bent down to touch his feet, and switched on the explosive. It exploded. उस धमाके और धुएं के गुबार में सब कुछ खत्म हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनके पास खड़ी मासूम बच्ची कोकिला, उसकी मां लता और मानव बम धनु समेत करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई। श्री पेरम्बदूर के जिस मैदान में राजीव गांधी की चुनावी सभा होने वाली थी, उसी मैदान में उनका बेजान जिस्म पड़ा था। फिजाओं में बारूद की बदबू और दहशत खुल चुकी थी। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। बदहवास लोग मैदान से बाहर की तरफ भाग रहे थे। वहीं मैदान में मौजूद पुलिस वाले खुद को संभालकर लाशों की शिनाख्त कर रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी समेत जितने भी लोग बम ब्लास्ट की चपेट में आए थे, वो सब के सब मांस के टुकड़ों में तब्दील हो चुके थे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने कांग्रेस नेताओं की मदद से राजीव के शव की पहचान की। पहचान हुई थी उनके जूतों की मदद से। दरअसल 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मशहूर कंपनी लोटो के जूते पहन रखे थे। जूतों से पहचान के बाद ही पूरी तरह छत विछत उनके पार्थिव शरीर को इकट्ठा किया गया था। जाहिर है श्री पेरम्बदूर का वो मंजर दिल दहलाने वाला था, लेकिन तमिलनाडु पुलिस के कुछ समझदार अफसर बम ब्लास्ट की तबाही देखने के बाद भी रात भर मौका वारदात पर डटे रहे। पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। मौका वारदात से कई छोटी छोटी चीजें पुलिस के हाथ लगी, जो बाद में अहम सबूत साबित हुई। उधर कुछ ही पलों में राजीव गांधी हत्याकांड की पूरी खबर दुनिया में फैल गई। पूरा देश सदमे में था। दुनिया भर में हड़कंप मच गया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या अहम चुनाव से पहले हुई थी। कार्यवाहक सरकार सवालों के घेरे में आ गई थी। कुछ ही घंटों के अंदर राजीव गांधी हत्याकांड की तहकीकात देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के हवाले कर दी गई। राजीव गांधी हत्याकांड ने देश की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। किसी के पास भी हत्या से जुड़ा ना तो कोई सबूत था और न ही कोई पुख्ता जानकारी। जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया था, लेकिन ज्यादातर अधिकारी इस केस को लेने से कतरा रहे थे। किसी को इस केस
केस में नाकामी का डर सता रहा था तो किसी को अपने और अपने परिवार की जान का खतरा। राजीव गांधी हत्याकांड की तफ्तीश के लिए सीबीआई की एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी। एसआईटी की कमान सौंपी गई थी दक्षिण भारत के तेज तर्रार आईपीएस अफसर डी.आर. कार्तिकेयन को। ईमानदार और होशियार अफसर कार्तिकेयन उस वक्त सीआरपीएफ में आईजी थे। I was in my official residence at Hyderabad. At that time, I was Inspector General of Police of the Central Reserve Police Force, Southern Sector, headquarters Hyderabad. सीबीआई की स्पेशल टीम 22 मई को श्री पेरम्बदूर पहुंची। उससे पहले जांच का जिम्मा तमिलनाडु पुलिस के पास था। तमिलनाडु फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट्स ने मौका वारदात का मुआयना करके कई अहम सबूत और सुराग जुटाए थे। सबसे अहम सबूत था एक कैमरा। We seized about 100,000 photographs from various places. All of them had to be scrutinized. About half a dozen photographs only useful ultimately to establish and in evidence. Like that 500 video cassettes were seized, out of which all the 500 video cassettes had to be seen by the team of officers. वो कैमरा हरि बाबू नाम के एक प्रेस फोटोग्राफर का था। राजीव गांधी के साथ हरि बाबू भी मानव बम ब्लास्ट में मारा गया था। मरने से पहले हरि बाबू ने खींची थी 10 तस्वीरें। उन 10 तस्वीरों में ही मौजूद थे राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश के कई किरदार। उन तस्वीरों में ही मौजूद थी मानव बम धनु जो चंदन की माला थामे खड़ी नजर आ रही थी। उन 10 तस्वीरों में ही मौजूद था सफेद कुर्ते पायजामे वाला एक शख्स। मानव बम धनु को राजीव गांधी की चुनावी सभा में लेकर आया था वो शख्स। उन 10 तस्वीरों में ही कैद थे कई चेहरे जो राजीव गांधी हत्याकांड के चश्मदीद थे, लेकिन हत्याकांड के बाद से ही सब के सब गायब थे। राजीव हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए उन सभी की गिरफ्तारी बेहद जरूरी थी, लेकिन गिरफ्तारी होती कैसे? जांच एजेंसियों के पास उनका कोई सुराग नहीं था। कोई नहीं जानता था कि वो कौन थे, कहां से आए थे और कहां गायब हो गए थे। उनका नाम, पहचान, पता, ठिकाना कुछ नहीं जानती थी जांच टीम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,